हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 1 वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश। और अपनी यूनिट 1 में हमने जो पिछले लेक्चर में जो टॉपिक्स पढ़े थे वो थे वैद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता क्या होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और क्या होती हैं वैद्युत बल रेखाएं। इन सभी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। और किसी एक बिंदु आवेश के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उससे रिलेटेड जो डेरिवेशन जो था वो भी हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो चलिए उसके आगे क्लास को कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं आगे के कुछ टॉपिक्स हमारे, जो कि हैं वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो डेरिवेशन है अच्छी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि है इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव। तो किसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव, इसकी डिफिनीशंस जानेंगे, फिर इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, फिगर है, डेरिवेशन है, वो सभी और फार्मूले है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इसका क्या मतलब है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? यह निकाय है। और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, तो ये वहाँ पर एक डिफिनीशन बन जाती है। ये निकाय, इसमें क्या होता है, कि दो बराबर आवेश होते हैं, यानी जो उनका परिमाण होता है वो बराबर होता है, लेकिन वो विपरीत प्रकार के होते हैं। यानी कि एक होता है माइनस, एक होता है प्लस। जैसे ये माइनस क्यू है और ये है प्लस क्यू, तो ये विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश हुए और दोनों बराबर हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। तो यह एक जो निकाय बनता है, इससे निर्मित जो निकाय बनता है वो ही होता है वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। और क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? तो किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को, यानी जो दोनों आवेशों की, एक आवेश हमने लिया और फिर दोनों आवेशों के बीच की जो अल्प दूरी है उसके जो गुणनफल को, उसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसे ही कहा जाता है। यानी ये जो दो आवेश दिए हुए हैं माइनस क्यू और इधर प्लस क्यू, तो ये तो हुआ हमारा वैद्युत द्विध्रुव यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल बना। और इसके बीच की दूरी है जो, वो हम क्या मानते हैं, वो होती है 2L दूरी होती है। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनता है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम हुए और उनके बीच की जो अल्प दूरी है वो हम मानते हैं 2L मीटर, वहाँ पर हम अल्प दूरी इनके बीच में मानते हैं। तो हमारा क्या होता है, तब हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम P से डिनोट करते हैं। और P बराबर होता है Q इंटू 2L, यानी एक आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव कैसी राशि है? तो यह एक सदिश राशि है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका SI मात्रक क्या होता है? Q का मात्रक हुआ कूलाम और L का मात्रक हुआ मीटर। तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम मीटर। और इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं हम डिबाई। इसका एक अन्य मात्रक होता है जो वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक होता है। और एक डिबाई में यहाँ पर लिख देते हैं, एक डिबाई बराबर कितना होता है, 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर। ये होता है डिबाई, एक मात्रक होता है किसका, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और वैसे मात्रक जैसा ही मात्रक होता है वो इसका होता है कूलाम मीटर। तो ये बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि इनके जो मात्रक हैं, एक अन्य मात्रक जो है डिबाई, और एक डिबाई में कितने कूलाम मीटर होते हैं, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से लर्न रखना है। और इसका जो वो होगा विमीय सूत्र, ये भी डायरेक्ट हम बना लेंगे, फॉर्मूले से ही हम विमीय सूत्र बनाते हैं। तो इसका विमीय सूत्र होता है LTA, इसका विमीय सूत्र होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं जिससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में। तो इनके एग्जाम्पल्स में जो है अनेक अणु है, जैसे HCl है और क्या है, H2O है, HBr है,
NH3 है। ये सभी जो अणु हैं, ये सभी अणु क्या हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, यानी ये वैद्युत द्विध्रुव है निकाय। हमने क्या बताया था, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश जब अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, तो इनमें आप देख भी सकते हैं H+ है, Cl- है, तो ये विपरीत प्रकार के हुए आवेश और अल्प दूरी में रखे हुए हैं, तभी यहाँ पर ये निकाय बन गया, वैद्युत द्विध्रुव बन गया। तो ये सभी जो अणु दिए हुए हैं ये सभी होते हैं वैद्युत द्विध्रुव, और जो प्रत्येक अणु है उसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु पाए जाते हैं, यानी एटम्स पाए जाते हैं इन अणुओं में। और परमाणु में क्या होते हैं, धनावेशित नाभिक तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्या होता है कि जब जैसे H+ है, Cl- है, तो जितना H पर धन आवेश है उतना ही Cl पर माइनस यानी कि ऋणात्मक आवेश है। तो जब ये प्लस यानी धन आवेश और ऋणावेश दोनों में बराबर होते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर जो नेट आवेश है वो शून्य रहता है। अणु के जो एक सिरे पर जितना धन आवेश है दूसरे पर उतना ही ऋण आवेश होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो नेट आवेश होता है, नेट आवेश होता है शून्य, क्योंकि वो आपस में निरस्त हो जाते हैं, जितना धन आवेश उतना ही ऋण आवेश। तो इस प्रकार से जो ये अणु होते हैं वैद्युत द्विध्रुव होते हैं, इस प्रकार के जो अणु होते हैं जिनका नेट आवेश शून्य होता है, तो ये सभी क्या होते हैं, ये सभी होते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो ये थे हमारा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहा जाता है, इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ा। अब इससे रिलेटेड यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका जो डेरिवेशन है वो अब हम देखेंगे। तो वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी वैद्युत द्विध्रुव कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम देखेंगे। इसमें 2 कंडीशंस हमारी बनती हैं, 2 कंडीशंस बनती हैं, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति, 2 स्थितियाँ। वैसे बनने को तो 3 स्थितियाँ बनती हैं, यानी एक अन्य स्थिति पर भी एक डेरिवेशन देखने को हमको मिलता है, लेकिन उसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये जो दोनों डेरिवेशन है ये उसी यानी अन्य स्थिति में भी जब हम मान रख देंगे तो उससे ये भी निकल आते हैं। तो ये 2 ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं, अच्छी स्थिति में जो तीव्रता होती है वैद्युत क्षेत्र की वो, और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इन दोनों के बारे में, इन दोनों का जो डेरिवेशन है वो हमको अच्छी तरह से देखना है यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं किसके लिए, अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति में देखेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव कैसी स्थिति है, अच्छी स्थिति दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक AB वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव AB मानते हैं, जो कि ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है, और वैद्युत द्विध्रुव -Q और +Q जो कूलाम के आवेश हैं उनसे बना हुआ है, और इनके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2L है। तो यहाँ पर हम एक निकाय बना लेते हैं। तो ये हुआ -Q और यहाँ से ये हुआ +Q, तो 2 आवेश स्थित हो गए। और ये निकाय क्या है, ये निकाय है AB, और इसके बीच की दूरी क्या है, L है, बीच की दूरी L बीच की दूरी है, यानी कि 2L। हमने पीछे भी पढ़ा था, यही होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बीच की दूरी क्या है, जो है वो 2L दी हुई है। और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R मीटर की दूरी पर उसकी अच्छी स्थिति में एक बिंदु P है। तो क्या कह रहा है, इसका जो मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु हुआ डाइपोल का, इसको हम मानते हैं O, मध्य बिंदु O। तो यहाँ पर लंबाई क्या हो गई, ये हो गई L, और ये भी हो गई L, क्योंकि 2L पूरी थी, तो L आपस में बढ़ गई। O है जो वो इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। तो इससे क्या कह रहा है, इससे R दूरी पर, यानी मध्य बिंदु से R दूरी पर क्या स्थित है, एक बिंदु स्थित है P, अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति क्या मतलब है, जिस अक्ष पर जो वैद्युत द्विध्रुव है वो स्थित है, यानी x अक्ष पर स्थित है। ये मान लेते हैं ये जो अक्ष है -Q से Q, ये अक्ष दिया हुआ है वैद्युत द्विध्रुव का, तो इसी अक्ष के अनुदिश आगे R दूरी पर बिंदु दिया हुआ है, क्या बिंदु दिया हुआ है, वहां पर बिंदु दिया हुआ है P बिंदु दिया हुआ है, जिस पर हमको क्या करना है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये क्या है, ये R, ये O से कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, और मध्य बिंदु O से। तो अब क्या हुआ, +Q आवेश के कारण जो
पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 होगी, और E1 होगी ये किसके लिए है, क्योंकि ये है प्लस क्यू के लिए, तो प्लस क्यू के लिए तो जो वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर जाएंगे, यानी जो E1 है वो होगी इधर, यानी बाहर की ओर होगी। और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, वो है E2, तो E2 किधर की ओर होगी, तो E2 होगी इधर की ओर, ये होगी E2, क्योंकि ये माइनस के लिए है तो ये इसी तरफ होगी। अब क्या करेंगे आगे, तो अब ये जो दूरी हुई यानी कि माइनस क्यू से बिंदु P तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, वो होगी R प्लस एल, R प्लस एल होगी माइनस क्यू से वहाँ तक की दूरी, और प्लस क्यू से अगर बात करें तो वो होगी R माइनस एल, बिंदु P तक की दूरी। तो यही दूरी हमको वहाँ पर लेनी है, और सबसे पहले निकालना है यहाँ पर क्या, E1 निकालना है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे E1 यानी प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर होगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के परावैद्युतांक है, ये दिया हुआ, फिर ऊपर आ जाएगा Q अपान, वही वाला फार्मूला हम लगा रहे हैं यहाँ पर, एक बिंदु किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वही वाला फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, हम रखेंगे R माइनस एल का होल स्क्वायर। R माइनस एल क्यों, क्योंकि हम ले रहे हैं प्लस क्यू से, यानी हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले रहे हैं, तो वो क्या होगी, वो होगी R माइनस एल, ये दूरी होगी R माइनस एल, तो यही हमने यहाँ पर ली है। तो ये बन गया हमारा। फिर क्या होगा, फिर होगा E2, E2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। यानी हमने E1 भी निकाल ली और हमने क्या निकाल ली, हमने यहाँ पर E2 भी निकाल ली। अब क्या है, तीव्रताएं जो E1 A2 है वो एक ही रेखा के अनुदिश हैं, किंतु विपरीत दिशाओं में स्थित हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो E1 E2 है ये है तो एक ही अक्ष में, यानी एक ही रेखा के अनुदिश हैं, लेकिन इनकी जो दिशाएं हैं ये क्या है, विपरीत दिशाओं में। और जब विपरीत दिशाओं में होंगी तो ये आपस में क्या होंगी, आपस में इनका क्या किया जाएगा, आपस में इनको घटाया जाएगा। तो जब हम घटाएंगे यहाँ पर तो जो परिणामी E होगा, तो P पर परिणामी तीव्रता E इनके अंतर के बराबर होगी, यानी E1 माइनस E2 के बराबर होगी, जो परिणामी तीव्रता E यहाँ पर ली गई है। और E1 यहाँ पर ग्रेटर है, E1 बड़ा है, तो इसीलिए E1 कैसे बड़ा है, क्योंकि जो E1 यानी प्लस क्यू आवेश के कारण जो दूरी है वो R माइनस एल है, और जब दूरी कम होगी तो वहाँ पर तीव्रता ज़्यादा होगी, क्योंकि E रेसिप्रोकल होता है 1/r के, यानी E प्रोपोर्शनल 1/r होता है। तो इसीलिए E1 यहाँ पर क्या है, ग्रेटर है, तो इसीलिए परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2 हम यहाँ पर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम इसमें जो मान दिया हुआ है वो यहाँ पर रखेंगे। तो मान रखने में क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ पर होगा Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको क्या कॉमन मिल रहा है, तो पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ऊपर जो Q है ये हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, ये हमको यहाँ पर कॉमन मिलेगा। और जब कॉमन ले लेंगे तो फिर अंदर हमको सॉल्व करना है जो हमारा क्वेश्चन है वो, और जब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ऊपर हो जाएगा Q, ऊपर Q इतना कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा 1 माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये क्या बचा, ये हमारा अंदर बचा। अब अंदर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो फाइनल आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के होगा, और इधर जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, और इसका फार्मूला यहाँ पर हम ओपन कर देंगे, और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का
होल स्क्वायर। इतना यहाँ पर हमको मिल जाएगा, और इतना मिल जाएगा तो फाइनल आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी इन फॉर्मूले को खोल के, तो यहाँ पर आ जाएगा 4LR/R² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 के 2QL इंटू R/R² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यानी जो 4LR हमको मिला था, इसको हमने यहाँ पर तोड़ लिया किसमें, 2QL में, क्योंकि 2QL के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं कि ये किसके बराबर होता है, ये होता है P के बराबर। तो अब नीचे हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो नीचे हम क्या करेंगे, P बराबर 2QL, ये हमको पता है, तो हम 2QL की जगह क्या रख देंगे, 2QL की जगह हम यहाँ पर P रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 के नीचे दिया हुआ है, और ऊपर क्या हो जाएगा 2PR/R² माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इतना यहाँ पर हमको मिल गया। अगर L का मान R की अपेक्षा बहुत कम हो, यानी R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, या ये कह सकते हैं कि L इज वेरी वेरी लेस देन R, यानी L बहुत ही छोटा है R की तुलना में, तो L स्क्वायर का मान R स्क्वायर की तुलना में भी नगण्य माना जाएगा, यानी L स्क्वायर का कोई भी औचित्य यहाँ पर नहीं है। तब वैद्युत द्विध्रुव कण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, यानी L को यहाँ पर हम निगलेक्ट कर देंगे, उसको यहाँ पर पूरी तरह से निगलेक्ट कर देंगे। और वायु के लिए K क्या होगा, तो वायु के लिए K यहाँ पर होगा 1, तो K की जगह 1 भी रख देंगे, यानी कि L को नगण्य मानेंगे और K की जगह 1 रख देंगे। तो यहाँ पर जो हमको इतना जब हम रखेंगे तो 1/4πε0 यहाँ पर हुआ, K की जगह 1 हो गया, और 2PR और L स्क्वायर का कोई मतलब नहीं निकला, तो R स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी R की पावर 4, और एक R से एक R कट जाएगा, तो यहाँ पर R की पावर 3 बचेगी। तो हमारा फाइनल यहाँ पर जो फॉर्मूला आया, फाइनल जो डेरिवेशन आया, और फाइनल फार्मूला क्या प्राप्त हुआ हमको, तो ये हमको प्राप्त हुआ E बराबर 1/4πε0 2P/R³। तो ये किसके लिए, ये अच्छी स्थिति के लिए, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसका यहाँ पर हमको फॉर्मूला मिला है E बराबर 1/4πε0 2P/R³। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र जो E की दिशा है वो वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश होगी, लेकिन ऋण आवेश से धन आवेश के बीच होगी। क्या होगी, ऋण आवेश से धन आवेश के बीच होगी। ये यहाँ पर देख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश होगी, लेकिन ये जो ऋण आवेश है, इससे ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यानी जो वैद्युत क्षेत्र E है उसकी दिशा क्या होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। तो ये था हमारा डेरिवेशन वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति के लिए। अब हम देखेंगे किसके लिए, वैद्युत क्षेत्र की निरक्षी स्थिति के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखेंगे निरक्षी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे फिगर, उसी के माध्यम से हम यहाँ पर ये इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब हम मानते हैं कि बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव AB की लंबवर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु A से R मीटर की दूरी पर स्थित है। उस बार हमने पीछे वाले में जो देखा, पीछे वाला जो हमारा डेरिवेशन था उसमें क्या था, तो उसमें वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ही स्थित था वो बिंदु जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। और अब क्या है, अब ये है निरक्षी स्थिति में, यानी लंब अर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदुओं से R मीटर दूरी पर स्थित है जो बिंदु P है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव, यानी कि -Q लिया और यहाँ से ये हो गया +Q यहाँ पर। तो ये हमारा क्या बन गया, वैद्युत द्विध्रुव बन गया मध्य बिंदु से लंबवर्धक, तो इसलिए इसकी भी लंबाई L और इसकी भी लंबाई L। मध्य बिंदु O यहाँ पर लिया गया और
ए बी की लंबवर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदुओं से r मीटर की दूरी पर स्थित है बिंदु P। तो यहाँ से क्या जाएंगे, यहाँ से r दूरी जाएंगे, तो ये है r दूरी पर स्थित बिंदु, r दूरी पर स्थित ये बिंदु हो गया P। बिंदु P पर ये स्थित है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो ज्ञात करनी है। और प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है E1। किसके कारण, प्लस क्यू के कारण। तो सबसे पहले हम इनको भी इधर मिला लेते हैं। ये कितनी है, ये दूरी है R यहाँ पर, और इनको भी जब हम मिला लेंगे, यहाँ पर सीधी लाइन होगी, उसके बाद ये हो जाएगी E1, और प्लस है इसके लिए बाहर की ओर होगी, यानी जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बाहर की ओर होगी। और इधर हम मिला लेंगे किससे, माइनस क्यू वाले से। तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हो जाएगी E2, जो कि उसी आवेश की ओर जाएगी, उसी आवेश की ओर हो जाएगी। अब क्या करते हैं आगे, तो बिंदु P की प्रत्येक आवेश से जो दूरी होगी, अब बिंदु P की दूरी है आवेश से हमको लेनी है, यानी माइनस क्यू से P तक की दूरी लेनी है, तो हम क्या लेंगे, तो ये यहाँ पर कर्ण का रूप यानी कर्ण के रूप में होगी, और यहाँ पर लंब है R और आधार है L, यानी ये जो लंबाई हो जाएगी ये हो जाएगी R² प्लस L² पाइथागोरस प्रमेय से, और इधर भी R² प्लस L²। ये यहाँ पर दूरी है दोनों आवेशों से वैद्युत द्विध्रुव P की। अब क्या करेंगे, अब पीछे वाले सवाल की तरह ही यहाँ भी हम E1 और E2 ज्ञात करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए वहाँ पर दिशाएं थी अक्ष के अनुदिश, तो वहाँ पर हमारा काम काफ़ी आसान था, और यहाँ पर थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा जो दिमाग है वो लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक घटक भी बनेगा जो कि होगी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, और इसी के अनुसार यहाँ पर थोड़े से टेक्नोमेट्री फॉर्म का भी यूज करना पड़ेगा, यानी ये जो इनके बीच का कोण है ये होगा थीटा, यानी थोड़ा सा टेक्नोमेट्री का यूज भी हमको यहाँ पर करना है। अब चलिए देखते हैं डेरिवेशन। तो सबसे पहले निकालेंगे E1। E1 होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R² प्लस L² का होल स्क्वायर, ये बीच की दूरी है, यानी कि P माइनस Q से P तक की जो दूरी है। अब निकालेंगे हम E2। तो E2 क्या होगा, ये होगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² प्लस L² का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो हमारे E1 E2 निकले उनके मान आपस में परस्पर बराबर तो हैं, लेकिन उनकी जो दिशाएं हैं वो भिन्न भिन्न है। यहाँ पर देखिएगा ऊपर जो E1 की दिशा है वो जा रही है बाहर की ओर, और जो E2 की दिशा है वो आ रही है माइनस क्यू आवेश की ओर ही। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि E1 व E2 को AB के लंबवत AB कौन सा है, AB इसको डिनोट कर दीजिए, AB यानी कि जो हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वही हमारा यहाँ पर AB है, यानी AB के लंबवत और समांतर दो घटकों में विभाजित करने पर AB के जो लंबवत घटक हैं E1 sin थीटा और E2 sin थीटा निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के बराबर व विपरीत हैं। और AB के समांतर घटक की बात करें, यानी समांतर घटक कौन सा होगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो जो समांतर घटक हैं AB के E1 cos थीटा E2 cos थीटा ये एक ही दिशा में होने के कारण मुड़ जाएंगे, अतः B पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता क्या आ जाएगी, तो परिणामी तीव्रता आ जाएगी E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये इसी तरह से आए क्योंकि जो साइन थीटा वाला पोर्शन है, यानी कि जो लंबवत घटक हैं वो आपस में निरस्त हो जाएंगे, और जो समांतर घटक हैं कॉस वाले वो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस में हमको देखने को मिलेंगे। अब इसी अनुसार यानी E1 का भी मान हमको पता है, E2 का भी पता है, तो इसी में रख देंगे, इसी में सारे मान रख देंगे, उसके बाद हमको जो डेरिवेशन है वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मान रखते हैं E बराबर E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
फिर आता है क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और हाँ, ऊपर आपको याद रखना है, यहाँ पर स्क्वायर हमने जो लगा दिया है वो ऊपर थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, जो हमारी मिस्टेक है। ये यहाँ पर जो स्क्वायर है, ये आप यहाँ पर या तो रूट लगा लें या तो स्क्वायर हटा सकते हैं, क्योंकि ये देखिए हमारे जो बीच की दूरी है ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर निकली है, लेकिन जब हम स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर अंडर रूट भी वहाँ पर हट जाएगा, जो वर्गमूल का चिन्ह है वो भी हट जाएगा। तो नीचे वाले में हमको यहाँ पर स्क्वायर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, तो इवन का मान यहाँ पर हमने लिख लिया। फिर आगे क्या होगा, कॉस थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, तो इतना हमको मिल गया। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर पूरा कॉमन ले लेंगे, जितनी चीज़ें सेम हैं पूरा यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, पूरा ले लेंगे कॉमन। तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हमारा यहाँ पर मिला। और कॉस थीटा इधर, कॉस थीटा इधर क्या हो जाएगा, 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, हम ई का मान निकाल तो ले, लेकिन कॉस थीटा को हम बराबर नहीं रख सकते, क्योंकि इसको हम शुरू में लेकर नहीं चले। तो कॉस थीटा का मान हमको यहाँ से अगर मिल जाए तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो यहाँ पर हमको प्राप्त हो सकता है। तो अब हम फिगर के माध्यम से क्या करेंगे, कॉस थीटा का जो मान है, यानी कि कॉस थीटा बराबर होगा ओ बी अपान पी बी। अब वहाँ पर फिगर हम देखेंगे तो यानी जो ओ बी वहाँ पर दिया हुआ है वो दिया हुआ है एल, और पी बी ये तो मान हमको सीधा दिया हुआ है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। तो अब क्या करेंगे, अब कॉस थीटा का मान हमको मिल गया। अब हम रख देंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया। और इधर क्या करेंगे, 2l, क्योंकि 2 कॉस थीटा था ना, तो 2 वो वाला और l अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। या इसे लिख सकते हैं हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अपान में 1/2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे मल्टीप्लाई सीधा। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर हो जाएगा 2ql और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 3/2, क्योंकि यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर एक और 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2। अब यहाँ पर 2ql क्या है, तो 2ql बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है p के, 2ql होता है p के बराबर। तो यहाँ पर जो हमारा मान आ जाएगा, तो 2ql की जगह हम क्या लिख देंगे, 2ql की जगह हम लिख देंगे p। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। अब क्या होगा, पिछले वाले डेरिवेशन की तरह क्या करेंगे, एल का मान है वो आर की अपेक्षा बहुत कम है, यानी कि जो एल है वो वेरी वेरी लेस दैन किससे, आर से। इसीलिए आर एल स्क्वायर का मान भी आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जाएगा। और पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, एल यहाँ से हटा देंगे तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपान आर स्क्वायर इंटू 3/2। तो यहाँ से क्या होगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो केवल हमारा क्या बचा, नीचे बचा 3। तो हमारा जो फाइनल यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा निरक्षीय स्थिति के लिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो के है इसका मान हो जाएगा 1, किसके लिए, वायु के लिए। तो ये हो जाएगा p अपान आर क्यूब। ये बना निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने क्या देखा, जो हमारा अच्छी स्थिति लिए था वहाँ पर हमारा आया था ऊपर 2p, और निरक्षीय के लिए क्या आया, निरक्षीय के लिए आया है केवल p। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 2 गुनी होती है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के। और यहाँ पर एक स्पेशल जो
स्पेशल पॉइंट है जिसके बारे में आपको याद रखना है, तो वो ये है कि हमने जब पिछले वाले लेक्चर में हमने किया था क्या, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहाँ पर हमको जो फॉर्मूला मिला था उसमें अपान में आर स्क्वायर था, यानी ई प्रोपोर्शनल 1/r²। ये था किसी बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और अब क्या किया, आज के लेक्चर में हमने जो 2 डेरिवेशन किए उसमें हमको क्या मिला, उसमें हमको ई और आर में जो संबंध मिला है तो वो मिला है दोनों ही फार्मूलों में ई प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो ये 2 कंडीशंस हमको मिले, यानी किसी एक बिंदु आवेश के लिए जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो 1/r² होती है और किसी वैद्युत द्विध्रुव कारण ये होती है 1/r³। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, और हमने आज के लेक्चर में जो वैद्युत द्विध्रुव है यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सभी के बारे में अच्छे से जाना। तो आप इसी तरह से क्लास से जुड़े रहिए और डेली हम इसमें अच्छी तरह से पढ़ते हुए चलेंगे, और आप अपनी पढ़ाई को लगातार निरंतर जारी रखिए जिससे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकें इंटरमीडिएट की परीक्षा में। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।